नथानियल इस वक्त अपने टीम मेंबर्स के साथ जंगल के बीचों बीच था। जाहिर सी बात है, उसे लीडर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन एरिक के उलट उसने ये पोजीशन किसी का रिस्पेक्ट जीतकर नहीं पाई। उसने ये ताकत के दम पर छीनी। जब एक टीम मेंबर ने पलटकर जवाब देने की हिम्मत की, तो उसने उसे बेरहमी से पीट दिया। बाकी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नथानियल उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वे कुछ कर ही नहीं पाए। बाकी तीनों अपने टीममेट को घूर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया, तो नजारा अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद नथानियल बोला, क्या तुम सब मुझे ऐसे देखोगे जैसे बेवकूफ मछलियां, या हम यहां बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी धार आ गई थी। यह न तो गुस्सा था, न नफरत। यह कुछ और ही था। उन लोगों के लिए तिरस्कार जिन्हें वह अपने से नीचे समझता था। इसके बाद ग्रुप ने बिना सवाल किए उसके ऑर्डर्स फॉलो किए, यहां तक कि बिना सोचे समझे सीधे लड़ाई में कूद पड़े। वे थाइट से कम और नथानियल से ज्यादा डरते थे, और नथानियल को यही चाहिए था। थॉर्नटन हाई स्कूल में वह एक गॉड था, स्कूल का लीडर, इम्परेटर। यहां भी हालात वैसे ही रहने थे। वह रूलिंग करने के लिए पैदा हुआ था। एक और चीज जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी, वह थी किलिंग के प्रति उसका नजरिया। मौत से समझौता करना उसके लिए बेहद आसान था। उसकी टीम की किस्मत अच्छी थी कि वे लोमलिंस के एक काफी बड़े ग्रुप से टकरा गए, करीब 1,000 इंडिविजुअल्स। नथानियल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। बिना सोचे समझे वह मॉन्स्टर्स के बीच कूद पड़ा और उनका मैसेकर शुरू कर दिया। इससे दो इफेक्ट्स हुए। पहला, उसकी टीम डर से कांप उठी जब उन्होंने उसकी पावर को देखा। दूसरा, लोमलिंस मक्खियों की तरह मरने लगे। नथानियल फास्ट था, स्ट्रांग था, और उसकी पावर पागलपन की हद तक माइटी थी। वह बिना किसी रिमोर्स, बिना एक सेकंड की हेजिटेशन के बीस्ट्स को मारता चला गया। ब्लड, टूटे हुए पैर, ब्रेन मैटर, हर तरफ गोर फैला हुआ था। बॉडीज जमीन पर ऐसे बिखरी थीं जैसे धरती से खिले हुए फूल हों। कुछ अब भी तड़प रही थीं। कुछ थाइड्स भागने में कामयाब हुए और कुछ मीटर्स दूर पहुंचे ही थे कि कुछ ही सेकंड्स बाद नथानियल की ट्राइडेंट का शिकार बन गए। वह इतना क्रूल था कि एक भी जीवित नहीं छोड़ा। कोई मर्सी नहीं, जरा भी नहीं। यही नथानियल की फिलॉसफी थी, एक सोच जो उसके पिता ने उसमें भर दी थी। अगर कोई उसके खिलाफ जाने वाला है, तो वह दुश्मन की जान की परवाह क्यों करे? जब उसके टीममेट्स वहीं खड़े होकर उसे लोमालिन पॉपुलेशन को बुचर करते हुए देख रहे थे, तो उनकी रूह कांप गई। उन्हें लगभग थाइड्स पर दया आने लगी। लेकिन यही बात नथानियल को और चिढ़ा रही थी। अगर तुमने इन बीस्ट्स को मारना शुरू नहीं किया, उसने ठंडी आवाज में कहा, तो मैं तुम्हें इन्हीं को खिला दूंगा। ये सुनते ही स्टूडेंट्स भी हंट में कूद पड़े और ग्रुप ने तेजी से पॉइंट्स गेन करने शुरू कर दिए। उन्होंने जो भी दिखा, सबको मार डाला, यहां तक कि यंग लोमालिन्स को भी। जब आखिरी बीस्ट भी गिर गया, नथानियल के चेहरे पर एक स्mirk थी। वह अपने टीममेट्स की तरफ मुड़ा और बोला, हम जंगल के और अंदर जाएंगे, पीछे मत रहना। उसके चेहरे पर एक छोटी सी लेकिन पूरी तरह साइकोटिक स्माइल थी। बाकी लोग डर के मारे बस सिर हिला पाए। और थाइड्स की तलाश में आगे बढ़ते हुए नथानियल ने अपना फोन निकाला। बाकी लोगों ने भी वैसा ही किया। उसने रेड पैलेस ऐप खोली और रैंकिंग देखी। ये जानकर वह तुरंत डिस्प्लीज्ड हो गया कि उसकी टीम सेकंड प्लेस पर थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि फर्स्ट प्लेस पर कौन है, वह पागलों की तरह हंसने लगा। आई कैंट बिलीव दिस। उसके एक टीममेट ने हिम्मत जुटाई और पूछा, व्हाट इज द एम मैटर? नथानियल ने उसकी तरफ देखा, ऐसी नजर से कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ सेकंड्स तक वह चुप रहा, फिर बोला, एरिक रोमानो की ग्रुप फर्स्ट है। फर्स्ट, कैन यू बिलीव इट? मैं उस प्लांट हगर से पीछे हूं। बाकी चार थॉर्नटन हाई स्कूल के स्टूडेंट नहीं थे, इसलिए वे एरिक को नहीं जानते थे। लेकिन वे ये समझ गए कि नथानियल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। कुछ मिनट्स बाद टेंशन थोड़ी कम हुई। तब एक स्टूडेंट ने डर को दबाते हुए कहा, अगर आइसा है, तो ह्यूमेन जेडज़म मारने चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाउ द फक डिड आई नॉट थिंक अबाउट इट? ये कहते हुए नथानियल ने उसे जोर से पंच मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने बाकी टीम की तरफ देखा और बोला, कोई ब्रिलियंट आइडिया है तुम में से किसी प्रिक के पास? अगर है, तो मेरी डोर हमेशा ओपन है। उसके चेहरे पर पागल सी ग्रिन थी, और फिर वह इनसेन स्पीड से जंगल के अंदर स्प्रिंट करने लगा। कुछ देर बाद वह एक विशाल पेड़ के सामने रुका।
जहां उसने दो थाइड्स को आपस में लड़ते हुए देखा। दोनों ही पहले देखे गए मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा बड़े थे। उन्हें लड़ते देख उसने नोटिस किया कि दोनों घायल हैं। इसी वजह से उसने तय किया कि वह दोनों को मारकर पॉइंट्स लेगा। बाकी लोग भी वहां पहुंच गए और यह नजारा देखकर दंग रह गए। एक बीस्ट एप जैसा था, मोटे फर के नीचे उभरी हुई मांसपेशियां, नाक और उसकी बाह के चारों तरफ बिजली के सांप लिपटे हुए। दूसरा फीलाइन जैसा था, मुंह से बाहर निकले हुए दो बेहद लंबे टस्क्स और गले से निकलती हुई खतरनाक आग। दिस लुक्स लाइक बिग गेम। बाकी लोग सिहर गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में इन बीस्ट से लड़ने की सोच रहा है। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। अगर वह खुद मरना चाहता है तो मर जाए, और अगर मर गया तो दुनिया शायद बेहतर ही होगी। नेथानियल ने तय किया कि पहले एप लाइक बीस्ट को खत्म करेगा, क्योंकि वह ज्यादा इंजर्ड था, और फिर फीलाइन से लड़ेगा। इसके लिए वह अपनी ट्राइडेंट इस्तेमाल करना चाहता था। कोई फैंसी मूव नहीं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वह जानता था कि वह अभी उसमें ज्यादा स्किल्ड नहीं है। लेकिन इम्पेल करना उसके लिए काफी था। उसने वेपन को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में मर्डरस ग्लिंट था, और वह मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ पड़ा, एक खूंखार हंसी के साथ। सच ये था कि नथानियल थोड़ी हद तक एरिक जैसा ही था। लड़ाई के वक्त उसे भी ब्लड लस्ट महसूस होती थी। इंसानों के सामने वह इसे दबा लेता था, लेकिन यहां वह इसे पूरी तरह आजाद छोड़ सकता था। उसकी हंसी सुनते ही दोनों थाइड्स रुक गए और उसकी तरफ मुड़े। लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ नथानियल ने दौड़ लगाई, छलांग लगाई और सीधे एप के ऊपर कूद गया। उसने पीछे से उसकी गर्दन में ट्राइडेंट घोंप दी। वेपन गर्दन के पीछे से घुसा और गले से बाहर निकला। एक भयानक दृश्य। कुछ सेकंड्स बाद नथानियल पीछे कूदा और हवा में समरसॉल्ट किया, ताकि फीलाइन के अटैक से बच सके। उस बीस्ट का हमला एप के सिर पर जा लगा, जो कुछ ही सेकंड्स में तड़पते हुए मर गया। अब वहां सिर्फ दो ही थे, एक इंसान और एक आग उगलने वाला फीलाइन बीस्ट। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में बस एक ही चीज थी, खून की प्यास। वह क्रीचर अब तक नथानियल ने जितने भी थाइड्स देखे थे, उन सब से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसका फर रात जितना काला था, और उसके दांत चाकू की तरह तेज। वह भारी सांसें ले रहा था, जैसे किसी भी पल उस पर झपट पड़ेगा। वह 20 पैरों पर चलता था। उसके नुकीले दांतों में से दो लंबे टस्क्स मुंह से बाहर निकले हुए थे। लेकिन जिस चीज ने नथानियल को सबसे ज्यादा चौंकाया, वह थी उसकी ईगल जैसी आंखें और सांप जैसी लंबी गर्दन। वह पैंथर जैसा दिखता था, या कम से कम उसकी मूवमेंट वैसी ही थी। नथानियल को नहीं पता था कि यह किस तरह का क्रीचर है, लेकिन जिस तरह से वह उसे देख रहा था, उससे साफ था कि यह एक फ्लैश ईटर है। नथानियल ने गहरी सांस ली और खुद को फाइट के लिए तैयार किया। उसने पहले कभी ऐसा बीस्ट फेस नहीं किया था, लेकिन इस पावरफुल क्रीचर को मारने की इच्छा उसके अंदर जल रही थी, खुद को साबित करने की आग। एड्रेनलिन उसकी नसों में दौड़ रहा था। उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। वह पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि इस चीज की छाती चीर दे और उसके गर्म खून में नहा जाए। लेकिन पहले काम की बात, मैं तुझसे एक कोट बनाऊंगा, नथानियल ने ठंडी आवाज में कहा, सीधे टाइड की आंखों में देखते हुए। शायद एक अच्छी कैप भी, वो बुदबुदाया, किसी पागल की तरह खुद से बात करते हुए। मॉन्स्टर ने एक डरावनी गुर्राट निकाली और उस पर चार्ज कर दिया। नथानियल का दिल और तेज धड़कने लगा जब उसने उन 4 पैरों को बिजली की रफ्तार से दौड़ते देखा। उसने पागलों की तरह मैना को अपने शरीर में चैनल करना शुरू कर दिया। उसे बीस्ट को मारने के लिए ट्राइडेंट की जरूरत नहीं थी, उसकी पावर ही काफी थी। लेकिन उसे क्रीचर की फायर ब्रेथ से सावधान रहना था। जैसे ही बीस्ट ने आग उगली, नेथनियल एक तरफ कूद गया। अगले ही पल, जहां वह कुछ सेकंड्स पहले खड़ा था, वहां जमीन आग में घिर चुकी थी। जैसे ही वह संभल कर खड़ा हुआ, उसने देखा कि बीस्ट अब भी उसकी तरफ दौड़ रहा है। लेकिन अब जब उसे उसके फायर अटैक्स की समझ आ चुकी थी, उसे उसे मारने में कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। नथानियल ने तय किया कि वह अगला हमला होने का इंतजार नहीं करेगा। उसने आगे बढ़कर अपने राइट हैंड से मॉन्स्टर के सिर पर पंच मारा। एक जबरदस्त फोर्स बर्स्ट निकला, जिसने बीस्ट को सामने से टक्कर मारी। टाइड हवा में उछल गया। उसका आगे का शरीर 180 डिग्री घूम गया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। इम्पैक्ट से उसके कुछ दांत टूटकर उड़ गए। जैसा कि उम्मीद थी, अटैक ने उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया था।
नथानियल के टीममेट्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह खुद कोई मॉन्स्टर हो। उस बीस्ट से लड़ना आसान नहीं था। यह उन्हें उसकी स्पीड देखकर साफ समझ आ रहा था। क्रीचर कुछ भी कर सकता था। वह सेकंड्स में 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता था। वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि नथानियल उसकी बराबरी कैसे कर पा रहा है। लेकिन नथानियल रुका नहीं। जैसे ही बीस्ट जमीन पर पड़ा दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था, वह पागलों की तरह हंसते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। बम! उसके पैरों से निकली पावर के धमाके की आवाज जंगल में गूंज उठी। स्पीड का एक बर्स्ट निकला और उसके पीछे धूल का बड़ा सा बादल उठ खड़ा हुआ। वह छलांग लगाकर बीस्ट के चेहरे पर जा उतरा और जोर से उसके स्नैउट पर लैंड किया। लेकिन टाइड ने अपना पंजा घुमाया, जिससे नथानियल को डॉज करके कई मीटर्स पीछे हटना पड़ा। बीस्ट फिर से खड़ा हुआ और दोबारा पंजों से हमला किया। नथानियल ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और ग्रेविटी को नकारते हुए 1 मीटर ऊपर कूद गया। उसी पल उसने फिर से अटैक चार्ज किया, इस बार पहले से कहीं ज्यादा मैना चैनल करते हुए। उसने पंच मारा और शॉकवेव ने क्रीचर के शरीर को हिला दिया। टाइड के मुंह से खून फाउंटेन की तरह फूट पड़ा। फिर भी वह गिरा नहीं। मुंह पूरा खोलकर उसने एक और आग की धारा छोड़ी। नथानियल ने पावर का इस्तेमाल कर मूव डॉज किया। वह कई मीटर्स दाईं तरफ खिसक गया। आग उसके पास से गुजरते हुए एक पेड़ से टकराई और उसे जला दिया। अटैक से बचने के बाद नथानियल फुर्ती से जमीन पर उतरा और पावर बर्स्ट के साथ फिर से बीस्ट के सामने जा पहुंचा। वह ज्यादा हवा में था। जमीन पर कम एयर में मूव करते हुए मिड रेंज से बीस्ट पर हमला कर रहा था। लेकिन थाइड भी कमजोर नहीं था। उसने तुरंत फायरबोल्ट्स फेंकने शुरू कर दिए। कैट एंड माउस का एक खतरनाक खेल शुरू हो गया। फिलाइन लाइक थाइड नथानियल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और नथानियल हर अटैक को डॉज कर रहा था। धीरे धीरे उनके चारों तरफ तबाही फैल गई। जमीन जली हुई थी, गहरे गड्ढे बन चुके थे। नथानियल की पावर से पेट गिर रहे थे और क्रीचर की आग से वे राख बन रहे थे। पत्तियां भीषण गर्मी में जलकर झुलस रही थी। बीस्ट ने अपनी फायर ब्रेथ पूरी तरह नथानियल पर फोकस कर दी। उसने मुंह से आग का एक विशाल गोला छोड़ा जो सीधे उसकी तरफ आया। किस्मत से नथानियल ने एक मास्टरफुल मूव से उसे डॉज कर लिया, पीछे की तरफ छलांग लगाकर नीचे डाइव करते हुए। लेकिन वह तुरंत संभल गया और थके हुए बीस्ट की तरफ चार्ज कर दिया। क्रीचर अब साफ तौर पर फटीग दिख रहा था। नथानियल सिर्फ स्किल्ड फाइटर ही नहीं था, उसके पास मैना की पागलपन भरी मात्रा थी और उसकी फिजिकल स्टैट्स उसकी उम्र के किड्स से कहीं ऊपर थीं। उसने पावर का इस्तेमाल कर एक ही सेकंड में क्रीचर के सामने बर्स्ट किया। इस बार उसने पहले से कहीं ज्यादा मैना चैनल किया था। बीस्ट उसकी इंसेन स्पीड के साथ ताल नहीं मिला पाया और डर से उसे देखने लगा। नथानियल ने एक और पंच चार्ज किया। एक पल बाद उसकी सुपर चार्ज्ड फिस्ट टाइड के गले से टकराई। क्रीचर कुछ सेकंड्स तक बुरी तरह घुटा, मुंह से खून निकला, लेकिन वह किसी तरह खड़ा रहा। मर जा! नथानियल चिल्लाया और एक बार फिर उसके सिर पर पंच मारा। बीस्ट लड़खड़ा गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नथानियल ने मौका नहीं छोड़ा। एक पंच, दूसरा, तीसरा और फिर कई और। आखिरकार बीस्ट जमीन पर ढेर हो गया, मुंह, आंखों और कानों से खून बहता हुआ। नथानियल ने उसे देखा जब उसकी आंखों से जिंदगी निकल रही थी। फिर वह पागलों की तरह हंस पड़ा। I did it! I did it! फिर उसने लाश की तरफ देखा और कहा, क्या सोचा था कि तुम मुझे हरा लोगे? हाँ, मेरी पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं थे। पीटीडब्ल्यू उसने बीस्ट पर थूक दिया। नेथनियल हाफ भी नहीं रहा था। वह उतना ही फ्रेश था जितना फाइट की शुरुआत में। वह एक किलिंग मशीन था। बाकी स्टूडेंट्स उसे हॉरर से देख रहे थे। यह कोई सेन इंसान नहीं था। मैंने अभी क्या देख लिया? एक टीममेट ने अविश्वास से कहा। बाकी सब चुप थे। वे शॉक में अपने लीडर को घूर रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। उन्हें डर था कि उसकी पागल हालत में वह उन पर ही हमला न कर दे। वह उनकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल था। कुछ मिनट्स बाद नथानियल ने उनकी तरफ देखा। क्या देख रहे हो तुम प्रिक्स? वह बोला। वे बस सहते रहे, उनकी आंखों में सिर्फ डर था। तुम ग्रेटफुल हो कि मैंने टीम के लिए एक और पॉइंट लिया, उसने ठंडी आवाज में जोड़ा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी जिसने उनकी रूह तक हिला दी। ओ ऑफ कोर्स वी आर, बी बॉस, एक स्टूडेंट बोला। सी कंग्रेचुलेशंस, फाइट अमेजिंग थी, दूसरे ने कहा। ओके ओके स्टॉप बूटलिकिंग, बोला। चलो कुछ और हंट करते हैं, ये कंपटीशन खुद नहीं जीतेगी। इतना कहकर
वह नई एनर्जी के साथ जंगल के अंदर दौड़ पड़ा। इस बीस्ट को मारने के बाद उसे पूरा यकीन था कि वह और भी कई को मार सकता है। बाकी स्टूडेंट्स भी उसके पीछे चल पड़े, इस बात से राहत महसूस करते हुए कि उन्हें एक बार फिर उसके गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा। यह सच में हार्ड था, रॉबिन ने कहा। वो और बाकी सब अभी अभी थाइड्स के एक पूरे ग्रुप को स्लॉटर करके आए थे। फाइट शुरू करने से पहले एरिक ने समझाया था कि इन क्रीचर्स को नॉक्स कहा जाता है। इनके पास ब्रेन क्रिस्टल पावर होता है, जिसकी वजह से ये वेनम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपेरेंटली न्यू अलेक्जेंड्रिया के आउटस्कर्ट्स में इस तरह की पावर काफी कॉमन थी, इसलिए उन्हें ऐसे बीस्ट्स मिलना ज्यादा शॉकिंग नहीं लगा। थाइड्स का ये ग्रुप करीब 200 का था और जूडिथ के हाउंड्स और एरिक की थाइड्स से जुड़ी एक्सपर्टीज की वजह से उन्हें ढूंढना आसान हो गया। एंडरसन एरिक की इस एबिलिटी से काफी सरप्राइज था। उसे देखकर लग रहा था जैसे एरिक पहले भी कई बार ऐसे हंस कर चुका हो। मगर वो इम्पॉसिबल था, कम से कम थियोरी में। नॉक्स साइज में ज्यादा बड़े नहीं थे, थाइड्स के हिसाब से तो काफी छोटे। उनकी लेंथ करीब 50 सेंटीमीटर्स थी और वो ऑमनिवरस थे। उनके 4 छोटे छोटे पैर थे जिनसे वो तेजी से इधर उधर क्रॉल करते थे। उनका सिर चौकोर था, एंटेनाe मीडियम लेंथ की थी और सिर पर 5 येलो ग्रीन आईज थी। आगे एक लंबी प्रोबॉसिस थी जिसके सिरे पर छोटे दांत थे, इसी से वो दूसरे इंसेक्ट लाइक थाइड्स को पकड़कर खाते थे। उनकी पीठ लंबे हेयर से ढकी हुई थी, जिनका कलर ब्राउन ग्रीन था, जो प्रेडेटर्स से हाइड होने में मदद करता था। इन्हें ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन एरिक जानता था कि किस तरह के साइंस देखने हैं, इसलिए उसने रिलेटिवली कम समय में इन्हें लोकेट कर लिया। रॉबिन, जूडिथ, एलिना और एंडरसन को खुशी थी कि उन्होंने एरिक को फॉलो किया, क्योंकि इस वक्त लीडर बोर्ड में वो फर्स्ट रैंक पर थे। ये अपने आप में ही एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था। हाँ, उनके टीम में एंडरसन जैसा पावरफुल इंडिविजुअल था, लेकिन कंपटीशन में ऐसे कई टीम्स थीं जिनमें उससे भी ज्यादा स्ट्रांग लोग थे। इसका मतलब साफ था, इस कंपटीशन में सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं थी, नॉलेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। एरिक के साथ वो आसानी से ज्यादा थाइड्स ढूंढ पा रहे थे, खासकर वीक वंस। ऐसे बीस्ट्स का हंट करना कन्वीनियंट था, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता था कि तुम किसे मार रहे हो। मैटर सिर्फ ये करता था कि तुम ज्यादा से ज्यादा थाइड्स किल करो। बाकी लोग ये बात नहीं जानते थे, लेकिन एरिक को पूरा यकीन था कि मिलिट्री ने ये आउटिंग आसपास की थाइड्स पॉपुलेशन को थिन करने के लिए प्लान की थी। इसकी वजह थी आसपास घूम रहे फॉरेन मॉन्स्टर्स जैसे लेलर हेड्स और क्रिकल्स। किसी चीज ने थाइड्स को वेस्ट की तरफ माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया था, जिससे उस एरिया में क्रीचर्स की संख्या काफी बढ़ गई थी। असल में एरिक जानता था कि इस वक्त क्रीचर्स की संख्या यूजुअल से कहीं ज्यादा थी। जब वो पहली बार सिटी से बाहर निकला था, तब उसने सिचुएशन खुद देखी थी। उस वक्त थाइड्स दिखना इतना कॉमन नहीं था। पहले क्रीचर्स काफी कम थे, अब हालात बदल चुके थे। लोकल थाइड्स ऐसे रिप्रोड्यूस कर रहे थे जैसे उन्हें कोई ऑब्सेशन हो, और ऊपर से कई फॉरेन स्पीशीज भी उनके टेरिटोरीज इन्वेड कर चुकी थी। पूरी सिचुएशन एक कंप्लीट मेस बन चुकी थी। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं गाइस। स्टेमिना के बिना फाइट करना डेंजरस हो सकता है, एरिक ने कहा, ये नोटिस करते हुए कि एंडरसन को छोड़कर बाकी सबके चेहरों पर एग्जॉशन साफ दिख रहा था। सबने एग्री किया और जमीन पर बैठ गए। अभी उनके बॉडीज को किसी भी चीज से ज्यादा रेस्ट की जरूरत थी। टाइड्स भले ही बहुत स्ट्रांग न हो, लेकिन उन्हें मारने में भी एनर्जी तो लगती ही है। एरिक ने अपनी सोर्ड स्कैबर्ड में रखी, हाथों से पसीना पोंछा और आसमान की तरफ देखा। ग्वेन ने करीब हाफ एन आवर पहले कम्युनिकेशन भेजी थी। उसने बताया था कि इस एरिया में फ्लाइंग थाइड्स दिखे हैं, लेकिन मिलिट्री उन्हें हैंडल कर रही है। ये अलार्मिंग था। एरिक जानता था कि न्यू अलेक्जेंड्रिया के पास फ्लाइंग थाइड्स नहीं होने चाहिए थे, सिटी डिफेंसेस की वजह से। फिर भी उनका दिखना एक एक्स्ट्रा डेंजर ऐड कर रहा था। एरिक बार बार ऊपर कैनपी की तरफ देखता, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स उन्हें ऊपर से स्पॉट तो नहीं कर सकते। इसी वजह से वो ज्यादातर ट्रीज की शेड में रहने की कोशिश कर रहे थे। जूडिथ, तुम्हारे मैना रिजर्व्स कैसे हैं? एरिक ने पूछा। तुमने कहा था कि हाउंड्स को सिर्फ स्काउट के लिए यूज करूं, तो ज्यादातर मैना बचा हुआ है। वाई? एरिक ने उसे एक कॉन्टेम्पलेटिव लुक दिया। सच ये था कि रास्ते में उसने वाइन ग्राइंड के कई ट्रेसेस देखे थे। एक बेहद डेंजरस बीस्ट जिससे वो किसी भी हाल में फाइट नहीं करना चाहता था। पॉइंट्स के हिसाब से भी वो वर्थ इट नहीं था।
इसलिए एरिक ने वाइन ग्रीन की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना चुना, लेकिन यहां भी उसे उसके ट्रेसेस मिल गए थे। रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने प्लान किया कि जूडिथ को कुछ किलोमीटर्स आगे स्काउट के लिए भेजे और साथ ही उसे साफ साफ बताए कि किस चीज पर ध्यान देना है। ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हें ईस्ट की तरफ स्काउट करने भेजना है, लेकिन दो चीजों पर खास ध्यान देना। पहली, ग्राउंड पर कुछ ट्रेसेस होंगे जो कैट जैसे दिखेंगे, लेकिन साइज में काफी बड़े। बाकी फुटप्रिंट से अलग पहचान ये होगी कि उनके आगे छोटे 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 डॉट्स होंगे, क्लॉज की वजह से। उसने सीरियस टोन में ऐड किया। दूसरी, ट्रीज पर क्लॉ मार्क्स। जो क्रीचर मैं ढूंढ रहा हूं वो अपने क्लॉज शॉर्ट करने के लिए ट्रीज यूज करता है। मार्क्स साफ दिखेंगे। अगर ऐसा कुछ मिले, ट्रेसेस को फॉलो करना और बीस्ट को लोकेट करना। मुझे एग्जैक्टली जानना है कि वो कहाँ है। जूडिथ ने तुरंत समझ लिया कि एरिक जिस चीज की बात कर रहा है वो बेहद डेंजरस है। एक सेकंड दो। जूडिथ ने मैना को अपनी न्यूरल लिंक्स के थ्रू चैनल करना शुरू किया, ब्रेन क्रिस्टल से ब्रेन तक और फिर पूरे बॉडी में। कुछ ही पलों में माना बाहर निकला और दो मीडियम साइज्ड हाउंड्स का शेप लेने लगा। प्रोसेस कंप्लीट होते ही वो दोनों हाउंड्स सामने अपीयर हो गए। गो, जूडिथ ने कहा और दोनों बीस्ट्स तुरंत ईस्ट की तरफ निकल गए। थोड़ा टाइम लगेगा, उसने कहा। अब क्या करेंगे? एंडरसन ने पूछा। चॉइस ज्यादा नहीं है, एरिक बोला। इस बीस्ट के ट्रैक्स मुझे दो अलग अलग जगह मिले हैं, एक नॉर्थ ईस्ट, दूसरा ईस्ट। साउथ ईस्ट जाना मतलब माउंटेन के करीब जाना, और वहां सबसे डेंजरस बीस्ट्स रहते हैं। मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अब? रॉबिन ने पूछा। एरिक ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी आंखों में एक आइडिया चमका। मुझे पाइन कोन्स चाहिए, उसने कहा। क्या? पाइन कोन्स? एलिना ने कंफ्यूजन में दोहराया। हाँ, पाइन कोन्स। ये फॉरेस्ट ऐसे ट्रीज से भरा पड़ा है, सीड्स होने चाहिए उनमें, इसलिए ध्यान से ढूंढना। उनका क्या करोगे? रॉबिन ने पूछा। तभी एंडरसन बीच में बोला। उसे अंदाजा हो गया था कि एरिक क्या करना चाहता है। तुम लोग जानते हो कि एरिक एक अवेकनर है? उसने कहा। तुम क्या हो? जूडिथ ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी। हाँ, एरिक ने कामली कहा, मैं अवेकनर हूं और मेरी एबिलिटी है प्लांट लाइफ को तेजी से ग्रो कराना। ठीक है, लेकिन पाइन कोन्स क्यों? एलिना ने पूछा। बस प्रिकॉशन के लिए। बहस का कोई मतलब नहीं था। एरिक क्लियरली जानता था कि वो क्या कर रहा है और ये उसकी एबिलिटीज से जुड़ा हुआ था। एंडरसन को भी पूरा आइडिया नहीं था कि एरिक एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है, लेकिन उसे उस पर भरोसा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। बाकी स्टूडेंट्स ने भी कंप्लाई किया। करीब हाफ एन आवर बाद सब एरिक के पास लौटे। हर एक के पास 10 पाइन कोन्स थे। टोटल मिलाकर एरिक के पास करीब 50 पाइन कोन्स हो गए। ये क्वांटिटी काफी थी। एरिक ने सीड्स इसलिए मंगवाए थे ताकि वो ट्रीज ग्रो करके उन्हें उन मॉन्स्टर्स पर थ्रो कर सके जिनसे वो डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते। शायद ये इनफ न हो, लेकिन कम से कम क्रीचर को इंजरी तो होगी। एरिक ने डिसाइड कर लिया था, अगर वाइन ग्रीन दिखा तो उसे फाइट करनी ही पड़ेगी। किसी और डायरेक्शन में जाना इस वक्त सुसाइड जैसा था। जूडिथ के हाउंड्स ने कंफर्म कर दिया कि अगले 2 किलोमीटर तक कहीं भी वियांग्रीन मौजूद नहीं है। इसके बाद एरिक ने डिसाइड किया कि वो अपनी टीम के साथ ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। इस वक्त वो फॉरेस्ट के अंदर काफी गहराई में जा रहे थे, एक छोटे से क्लिफ के पास जहां से एक पतला सा वाटरफॉल नीचे गिर रहा था। एरिक जानता था कि यही वाटरफॉल पास की एक रिवर का सोर्स है, शायद वही रिवर जहां कुछ समय पहले ग्वेन थी। और वाटर सोर्सेस के आसपास टाइड्स मिलने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। उसका अंदाजा सही निकला। हाउंड्स ने रिपोर्ट किया कि आसपास अ कपल ऑफ थाउजेंड नॉक्स मौजूद हैं। इसी वजह से ग्रुप ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, होपिंग कि वो बाकी टीम से पहले वहां पहुंच जाएं। एरिक, क्या हमें सच में ये करना चाहिए? एंडरसन ने पूछा। क्यों नहीं? एरिक ने कॉमली जवाब दिया। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम तुम्हारी पावर यूज कर सकते हैं। लेकिन एंडरसन के चेहरे पर हेजिटेशन साफ दिखा। मुझे नहीं पता, वो सिर हिलाते हुए बोला। मैं अपनी पावर यूज करने को लेकर श्योर नहीं हूं। ये डेंजरस हो सकता है। अगर मैं रेडियस कंट्रोल न कर पाया और तुम सब मर गए तो? एरिक ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि एंडरसन क्या कहना चाहता है। फिर भी उसे लगा कि अभी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उसका प्लान ए एंडरसन की पावर पर बेस्ड ही नहीं था। वो तो सिर्फ उसे काम करने के लिए ऐसा कह रहा था। देखो, हम ये कर सकते हैं, एरिक बोला। मेरे पास सब कंट्रोल में है। और वैसे भी अगर नॉक्स हमें ओवरवेल्म करने लगे तो हम बस भाग सकते हैं। वो स्लो है। एंडरसन ने एरिक को डाउटफुल नजरों से देखा।
उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये प्लान कितनी अच्छी तरह काम करेगा। आखिरकार एरिक 2000 नॉक्स का हंट करने की बात कर रहा था। फिर भी फेक अवेकनर पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। जो वो करने वाला था, वो स्ट्रैटेजी वो एक हफ्ते पहले लोमालिन ग्रुप पर ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था। इसके अलावा इस हंट के दौरान एरिक लेवल अप भी कर चुका था और एक और लेवल के काफी करीब था। आखिर उन्होंने 2500 थाइड्स किल किए थे और लीडर बोर्ड में वो फर्स्ट रैंक पर थे। नथानियल की टीम उनसे 149 मॉन्स्टर्स पीछे थी। वो लड़का सच में एब्सर्डली स्ट्रांग था। फॉरेस्ट से गुजरते हुए वो क्लिफ तक पहुंचे। यहाँ आसपास नॉक्स का कोई निशान नहीं था, लेकिन एरिक जानता था कि वो क्लिफ के ऊपर हैं। अब उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो क्लाइम करें या पूरा घूमकर जाएं। दोनों के प्रोज और कॉन्स थे, लेकिन एरिक ने क्लाइम करना बेहतर समझा। ग्रुप ने चढ़ना शुरू किया और ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, कंसिडरिंग कि सब काफी स्ट्रांग थे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने एक टेरिफाइंग सीन देखा। काउंटलेस नॉक्स हर तरफ घूम रहे थे। जो भी मिलता उसे खा रहे थे और पूरे एरिया को डेवास्टेट कर चुके थे। ट्रीज के अलावा कुछ भी जिंदा नहीं बचा था। जो भी भागने की कोशिश करता वो तुरंत हंट कर लिया जाता। इतने बड़े ग्रुप में ये बीस्ट्स बेहद नास्टी होते हैं। इंडीड, एरिक ने कहा। ऑनेस्टली, ये हर थाइड की कॉमन ट्रेट है। लोमलिन्स भी, जो स्ट्रेंथ में इनके जैसे ही होते हैं, एनवायरनमेंट को इसी तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या हम सच में इन्हें मार सकते हैं? ये करीब 2000 है। कर सकते हैं, एरिक बोला। मेरे पास इनफ खोन्स हैं। खोन्स? रॉबिन ने कंफ्यूजन में पूछा। हाँ, खोन्स, एरिक ने हल्की स्माइल के साथ कहा। बस देखो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। इफ यू से सो, रॉबिन ने कहा। एरिक चुपचाप नॉक्स की तरफ स्नीक करने लगा। उसका टारगेट था मेन बल्क, ताकि मैक्सिमम कैजुअलिटीज हो। उसने अपने बैकपैक से पाइन कोन्स निकाले और जमीन पर रख दिए। उसने डिसाइड किया कि वो 10 कोन्स यूज करेगा, क्योंकि पाइन ट्रीज एप्पल सीड से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इस बार उसके पास कोई बैग नहीं था जिससे वो सारे सीड्स एक साथ थ्रो कर सके, लेकिन पाइन कोन में एप्पल के मुकाबले कहीं ज्यादा सीड्स होते हैं। ओके गाइस, एरिक बोला। जब मैं कहूं तब पाइन कोन्स नॉक्स की तरफ फेंकना, ठीक है? ओके, ओके, यस, ऑलराइट। इसके बाद एरिक ने अपनी स्पिरिचुअल प्लांट अवेकनिंग एबिलिटी की न्यूरल लिंक्स के थ्रू मैना चैनल करना शुरू किया। जैसे ही मैना रिलीज हुआ, सराउंडिंग्स बदलने लगे। हवा मॉइस्ट होने लगी। फिर भी उसने पावर को टाइटली कंट्रोल में रखा और सिर्फ अपने टीममेट्स के हाथों में मौजूद खोन्स को टारगेट किया। ऑलराइट, हियर वी गो, थ्रो देम। उसकी आवाज से नॉक्स अलर्ट हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एयर में जाते ही सीड स्प्राउट होने लगे। एरिक ने मैसिव अमाउंट में मैना इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से ट्रीज सेकंड्स में ग्रो होकर कम से कम 90 मीटर्स लंबे जायंट पाइन्स बन गए। और ये सब कुछ नहीं था। एवरेज एक पाइन कोन में करीब 150 सीड्स होते हैं। उसने 10 कोन्स यूज किए, मतलब कुल 1500 जायंट ट्रीज। ईमानदारी से कहें तो एरिक और उसकी टीम को भी सतर्क रहना पड़ा, क्योंकि ये ट्रीज लुढ़कते हुए उनकी तरफ भी आ सकते थे। आसमान अचानक डार्क हो गया। ट्रीज ने सूरज को ढक लिया और पूरा सीन देखने वालों के लिए नाइटमेयर बन गया। एरिक की टीम कांप उठी, खासतौर पर एंडरसन। वो जानता था कि लोग एरिक की पावर को यूजलेस समझते हैं, लेकिन आज उसने प्रूव कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद ये सारे नॉक्स को मारने के लिए इनफ न हो, लेकिन ये तय था कि इनमें से बहुतों को ये खत्म कर देगा। एंडरसन की नजरों में एरिक की वैल्यू अचानक स्काई रॉकेट कर गई। एनिमी पर जायंट ट्रीज बरसाना, वो भी पाइन ट्रीज, जिनका एवरेज वेट करीब 3 टन होता है। ये जेन्युइनली टेरिफाइंग था। एरिक के टीममेट्स ने देखा कि कैसे ट्रीज इंसेक्ट्स को एंट्स की तरह क्रश कर रहे थे। ब्रेन मैटर, लेग्स और ब्लड हर तरफ बिखर गया था। वेपन से फाइट करना भी गंदा होता है, लेकिन उसमें ऐसा ख्यास नहीं बनता। ये तो पूरी स्लॉटर थी। अटैक का रिजल्ट डेवास्टेटिंग था। मुश्किल से 100 नॉक्स जिंदा बचे थे और जिस क्लिफ पर वो खड़े थे वो कांपने लगा। ट्रीज के गिरने की आवाज इतनी भारी थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे ग्वेन और फ्लोइड की टीम अलर्ट हो गई, जो सबसे पास थी। सब कुछ खत्म होने के बाद एरिक को मल्टीपल नोटिफिकेशंस मिले। मल्टीपल हॉस्टाइल नॉक्स किल्ड, मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग, 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%. Mana successfully absorbed, converting into experience. 3, 2, 1, 0. Experience gained. 8,000 experience points awarded. Level up, level up. एरिक अंदर ही अंदर खुशी से उछल पड़ा।
वो सीधे लेवल 16 से लेवल 18 पर पहुंच गया था और कुछ घंटे पहले ही एक लेवल गेन कर चुका था। उसका बस एक ही रिग्रेट था, वो नॉक्स का ब्रेन क्रिस्टल या ब्लड कलेक्ट नहीं कर पाया और खोनल की एबिलिटी के लिए कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन भी गेन नहीं कर सका। वो सबके सामने ब्लड अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। सच कहें तो आज ये पहली बार नहीं था जब उसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज छोड़ने पड़े, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बाकी स्टूडेंट्स को ये सब पता नहीं था। उन्हें बस इतना दिखा कि एरिक ने सिंगल अटैक में 2000 से ज्यादा थाइड्स खत्म कर दिए। ये डराने वाला था। एंडरसन समेत सबने डिसाइड कर लिया कि भविष्य में वो एरिक को नाराज नहीं करेंगे और उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, एरिक ने कहा, देखते हैं कहीं कोई बीस्ट जिंदा तो नहीं बचा। स्टूडेंट सावधानी से कार्नेज की तरफ बढ़े, वेपन्स रेडी थे। जूडिथ ने अपने हाउंड समन किए, ये चेक करने के लिए कि कोई थाइड भाग तो नहीं रहा। दुर्भाग्य से और शायद सौभाग्य से कोई भी बीस्ट जिंदा नहीं था। ट्रीज गिरते ही सब इंस्टेंटली मर चुके थे। तो करीब 2 पीएम के आसपास तुम क्या कर रहे थे? इन्वेस्टिगेटर हैस ने उस स्टूडेंट से पूछा जिसे उसने अभी तक इंटरव्यू नहीं किया था। स्टूडेंट ने अपनी घड़ी देखी और बोला, मैं जिम में था, ट्रेनिंग कर रहा था। जिमी इसकी गवाही दे सकता है, वो मेरे साथ थर हिलाया। जिमी ने भी लगभग तुरंत ही बात कंफर्म कर दी। उस दिन जिम में जिमी के अलावा कोई और भी था? इन्वेस्टिगेटर ने पूछा। काफी लोग थे। इस टाइम पर जिम यूजुअली बहुत क्राउडेड रहता है। उस यंग मैन ने जवाब दिया, जैसे ये शुरू से ही ऑब्वियस हो। ये जिमी कौन है? दोस्त या यहीं का मेंबर? डिटेक्टिव हेस ने स्टूडेंट को देखते हुए पूछा। वो मेरा फ्रेंड है। हमने हाल ही में ट्रेनिंग शुरू की है क्योंकि सितंबर में मिलिट्री स्कूल जाना है। जिमी का सरनेम कहीं मोरेल तो नहीं? यस सर। इन्वेस्टिगेटर का स्ट्रांग बिलीफ था कि यह सब एरिक का किया हुआ है, लेकिन वो किसी इनोसेंट यंग मैन पर एक्यूजेशन नहीं लगाना चाहता था। इसलिए उसने बिना किसी बायस के अपना काम करने का फैसला किया। रैंडमली एक्यूज करने से बेहतर था एक्सक्लूजन मेथड अपनाना। हेस ने सामने खड़े यंग मैन को ध्यान से देखा। वो ऑनेस्ट लग रहा था, लेकिन हो सकता है कि वो झूठ बोलने में भी अच्छा हो। डिटेक्टिव उसे ऑब्जर्व करता रहा, तभी उसकी मदर कमरे में आई। उसने अपने बेटे के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसे अच्छी तरह पता था कि उसका बेटा किस दौर से गुजर रहा है। फिर उसने इन्वेस्टिगेटर की तरफ देखा। तो क्या आपको कोई आइडिया है कि क्या हुआ होगा? उसने पूछा। एक जनरल आइडिया है, हेस ने जवाब दिया, लेकिन मुझे अभी दूसरे सस्पेक्ट्स को एक्सक्लूड करना है। आपको लगता है ये किसी स्टूडेंट ने किया? महिला ने पूछा। हेस ने अपना पोकर फेस बनाए रखा। नहीं, मैं बस सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूं। मुझे लोगों के स्टेटमेंट्स वेरीफाई करने होंगे और एविडेंस के आधार पर कंक्लूजन निकालना होगा डिसीजन लेने से पहले। मैं समझती हूं, उम्मीद है आप सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। हेस ने महिला और उसके बेटे को देखा। ये आपके लिए आसान नहीं रहा होगा, है ना? लोगन, कोनल और ओरसन ने भी इस यंग मैन को परेशान किया था। वो कई बार पुलिस के पास गए, पेरेंट्स से भी बात की, लेकिन हर बार सब कुछ किड्स बीइंग किड्स कहकर डिसमिस कर दिया गया। जितना मैंने सोचा था उससे आसान है, यंग मैन ने कहा। इंटरव्यू लगभग हाफ एन आवर चला। इन्वेस्टिगेटर ने कई सवाल पूछे और हर जवाब नोट करता गया ताकि कुछ भी भूल न जाए। इसके बाद वो दूसरे स्टूडेंट्स के पास गया जिनका इंटरव्यू बाकी था और वही प्रोसेस दोहराई। जब सब खत्म हुआ तो उसे एहसास हुआ कि अभी भी बहुत काम बाकी है। उसे वेरीफाई करना था कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने जो कहा वो सच था या नहीं। उसने स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सभी से बात की और आखिरकार सबको एक्सक्लूड कर दिया। अब सिर्फ एक नाम बचा था, एरिक रोमानो। फिर भी इन्वेस्टिगेटर बिना प्रूफ के उसे अक्यूज नहीं करना चाहता था। एरिक अब भी इनोसेंट हो सकता था। हेस को पूरा यकीन था कि यह काम किसी स्टूडेंट ने किया है और अवेकनर उसका सबसे स्ट्रांग लीड था। लेकिन उसे बाकी सबको 100% सर्टेनिटी के साथ एक्सक्लूड करना था। अगर वो सही था और एरिक ने सच में वही किया था जो वो सोच रहा था, तो यह साफ था कि पुलिस को पहले से सब पता था और वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहीं पर प्रॉब्लम खड़ी हुई। अगर ये सच निकला तो वो क्या करेगा? एरिक से कन्फ्रंट करे, पेरेंट्स को बताए, या पुलिस को अलर्ट करे? अगर उसने कन्फ्रंट किया तो एरिक शायद भाग जाएगा। अगर पेरेंट्स को बताया तो वो खुद जस्टिस लेने की कोशिश करेंगे और शायद एरिक को मार डालें। और अगर पुलिस को बताया तो वो या तो एरिक को अरेस्ट करेंगे या वर्स्ट केस में किल भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब वो बाद में सोचेगा।
फिलहाल डिटेक्टिव हेस ने डिसाइड किया कि वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में क्लूज ढूंढेगा, खासतौर पर एक लोकल फार्मर के घर मिस्टर फॉक्स के, जो एरिक का एम्प्लॉयर था और हाल ही में मारा गया था। इसी वजह से वो ट्रेन स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। सड़कों पर काफी लोग थे। ज्यादातर एक लंबे वर्क डे के बाद घर लौट रहे थे। कुछ लोग सिटी सेंटर की तरफ जाते हुए रुककर बातें कर रहे थे, कुछ आगे बढ़ते जा रहे थे। हाइस ने नोटिस किया कि ज्यादातर कन्वर्सेशंस मौसम, लेटेस्ट गॉसिप या किसी और की बदकिस्मती पर ही हो रही थी। हाइस क्राउड के बीच से निकलता गया, किसी के ज्यादा पास न आने की कोशिश करते हुए। आज उसे किसी ट्रबल में नहीं पड़ना था। उसका मकसद सिर्फ क्राइम सॉल्व करना और सेफली घर लौटना था। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन स्टेशन पहुंचा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। उसे ट्रेन नंबर 113 पकड़नी थी, वही ट्रेन जिसमें खोनल, लोगन और ओरसन आखिरी बार देखे गए थे। ट्रेन में चढ़ते ही उसने अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्टिवेट की। तुरंत ही उसकी थिंकिंग एबिलिटी टू फोल्ड बढ़ गई। उसका एक दिमाग सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहा था और क्लूज ढूंढ रहा था, जबकि दूसरा मिल रही इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा था। इस हालत में डिटेक्टिव से कुछ भी अननोटिस्ड नहीं रह सकता था। उसने पूरे चेस सीन को अपने दिमाग में रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। मैस्क्ड स्टूडेंट का ट्रेन में घुसना और 3 पुलिस का उसके पीछे दौड़ना। फुटेज में दिखे लोगों को याद करते हुए वो धीरे धीरे ट्रेन के दूसरे साइड की तरफ बढ़ा। इमेजेस से साफ था कि मैस्क्ड स्टूडेंट ट्रेन के एंड की तरफ भागा था। एक पर्टिकुलर कैरेज में पहुंचते ही उसने एक टाइनी ब्लड ड्रॉप नोटिस किया। बिना ब्रेन क्रिस्टल पावर के ये इम्पॉसिबल होता। उसने तुरंत अज्यूम किया कि या तो लोगन, खोनेल या ऑर्सन में से कोई गिरा होगा और सिर टकराया होगा, या फिर कोई स्कफल हुआ होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन अनलाइकली था, क्योंकि कैरेज में काफी लोग थे। इसके अलावा फुटेज में उसने साफ देखा था कि एक कैरेज में 2 पुलिस ऑफिसर्स भी थे। उसने इमेजिन किया कि मैस्क स्टूडेंट जानबूझकर वहीं बैठ गया होगा, जहां पुलिस मौजूद थी, ताकि तीनों उस पर हमला न कर सकें। इसी तरह सोचते सोचते वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया। उसने दिमाग में देखा कि स्टूडेंट्स ट्रेन से उतरे और चेस दोबारा शुरू हुई। लेकिन यहीं डिटेक्टिव हाइस को रुकना पड़ा। इसके आगे क्या हुआ, इसका कोई डेटा उसके पास नहीं था। फिर भी उसे लगा कि उसका अनुमान काफी एक्यूरेट है। ट्रेन से उतरकर वो मिस्टर फॉक्स के फार्म की तरफ चल पड़ा और रास्ते में आने वाली हर प्रॉपर्टी और फार्म को नोट करता गया। अगले दिन वो इन सब लोगों से इंटरव्यू करने वाला था, ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया था या पुलिस उनसे पहले ही बात कर चुकी थी। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब साफ था, पुलिस जानती थी कि कल्प्रिट एरिक है और उसे कवर कर रही थी। कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेटर मिस्टर फॉक्स के फार्म पहुंचा। प्रॉपर्टी के सामने अभी पुलिस टेप लगी हुई थी। क्राइम सीन ने मेन गेट से अंदर कदम रखा और एविडेंस मार्कर्स को फॉलो करते हुए बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो जहां बॉडी मिली थी। उसने पूरा ध्यान रखा कि कोई टच न करे। डोर के पास पहुंचकर जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे समझ आ गया कि पुलिस टेप क्यों लगी थी। पूरा एरिया खून से भरा हुआ था। इन्वेस्टिगेटर ने अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू की, उम्मीद करते हुए कि उसे मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए इनफ एविडेंस मिल जाए। फिर उसने सोचना शुरू किया कि हाउस के अंदर क्लूज कहाँ मिल सकते हैं। शायद एरिक ने कोई नोट छोड़ा हो, या कोई ऐसा संकेत कि वो उस दिन क्या कर रहा था, या फिर मिस्टर फॉक्स ने अपने एम्प्लॉइज का कोई रिकॉर्ड रखा हो कि कौन कब आया। अगर ऐसा कुछ मिला तो उसे एक क्लियर टाइम विंडो मिल सकता था और वहीं से सच्चाई तक पहुंचा जा सकता था। नथानियल जोर जोर से हंस रहा था। थाइट्स को मारते हुए वह बिल्कुल किसी पागल आदमी जैसा लग रहा था, जैसे किसी और की जान लेने के एहसास से नशे में चूर हो। बाकी छात्र उसे इस तरह बेकाबू होकर लड़ते हुए डर और घिन के साथ देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें थाइट्स को मारना गलत लगता था या नथानियल का ऐसा करना अनुचित था। असल बात यह थी कि मारने में मजा लेना नॉर्मल नहीं था, भले ही सामने मॉन्स्टर ही क्यों न हो। इसके अलावा नथानियल को लड़ते हुए देखकर बाकी छात्रों को अपनी ही कमजोरी साफ नजर आ रही थी। वे खुद को उसके सामने बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। नथानियल की ताकत सिर्फ उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर से नहीं आई थी, नहीं, असली वजह वो खुद था। उसके शरीर पर बेहतरीन कंट्रोल, हर मूवमेंट का परफेक्ट एग्जीक्यूशन। वो ऐसे काम कर रहा था जिनके बारे में बाकी लोग सोच भी नहीं सकते थे। फिर भी छात्र सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे भी थाइट्स को लगातार मार रहे थे, क्योंकि अगर वे नहीं करते तो नथानियल गुस्सा हो सकता था और कोई भी उसका वो रूप नहीं देखना चाहता था। डाई! नथानियल ने चिल्लाते हुए अपना ट्राइडेंट एक क्रीचर के बाजू में घुसा दिया।
घाव से खून फव्वारे की तरह बाहर निकला और जमीन को गहरे लाल रंग में रंग दिया। फिर उसका ट्राइडेंट दूसरे थाइड की गर्दन में जा धंसा। उसने बीस्ट को हवा में उठाया और ट्राइडेंट से छटकने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि उसका सिर शरीर से अलग हो गया और जमीन पर लुढ़क गया, हल्का सा फड़फड़ाता हुआ। You sons of bitches have no right to be in this world. I will kill you and make you suffer. ये शब्द निकलते ही आसपास फिर से अजीब सी खामोशी छा गई। किसी अजीब वजह से वहां मौजूद कोई भी इंसान थाइड पर हमला करते वक्त भी हल्की सी कराह से ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद पांचों छात्रों ने आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराया। नथानियल बेहद खुश था। उसने ढेर सारे थाइड्स मारे थे और उसे पूरा भरोसा था कि अब वो आखिरकार एंडरसन और एरिक की टीम के बराबर पहुंच गया है। तभी दूर से एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी और सब चौकन्ने हो गए। यहां तक कि नथानियल भी अलर्ट हो गया, क्योंकि ऐसा शोर किसी बेहद ताकतवर चीज के बिना मुमकिन नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि यह सब एरिक की वजह से हुआ था। यह क्या था? नथानियल की टीम में से एक ने पूछा। मुझे नहीं पता। हमें मूव करना चाहिए। जिसने भी ये किया है वो बहुत बड़ा होगा। फिर दोनों ने नथानियल की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि उसके दिमाग में उस आवाज की जांच करने का कोई पागल सा आइडिया ना जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि नथानियल अपने स्मार्टफोन से खेल रहा था। उसने अभी अभी कंपटीशन रैंकिंग चेक की थी और जैसे ही उसने देखा, वह चिल्लात! एरिक की टीम को 2000 पॉइंट्स मिल चुके थे। क्या ये कोई मजाक है? इज दिस अ मदरफकिंग जोक? उसने अपनी बाह में माना घुमाते हुए एक पेड़ पर जोरदार घूसा मारा। टक्कर लगते ही पेड़ वहीं से टूट गया और भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सब स्तब्ध रह गए। How is it possible that the plant hugger is first? First! नथानियल बुदबुदाते हुए गालियां देने लगा। अगर कोई जीतने का हकदार था, तो वो वही था। उसने सबसे मजबूत अपोनेंट से लड़ाई की थी। फिर भी हजारों थाइड्स मारने के बाद भी उसकी टीम और उनकी टीम के स्कोर में जमीन आसमान का फर्क था। अचानक नथानियल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। काफी देर बाद उसने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, तुम लोग थाइड्स का शिकार जारी रखो, मुझे अकेले एक ट्रिप पर जाना है। इतना कहकर वह जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। उसे एक अजीब सी फीलिंग थी कि वो बड़ा शोर एंडरसन ने अपनी पावर से किया होगा। ये ही एकमात्र मुमकिन वजह लग रही थी, क्योंकि उसी वक्त उनकी टीम के पॉइंट्स अचानक बढ़े थे और नथानियल जानता था कि एंडरसन की पावर कितनी खतरनाक है। अविश्वसनीय स्पीड के साथ वह जल्द ही उस जगह पहुंच गया जहां वो शोर हुआ था। एक छोटा सा क्लिफ चढ़ने के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां एरिक और बाकी लोग पहले लड़ चुके थे। वहां का नजारा कार्नेज से भरा हुआ था, लेकिन उसकी उम्मीदों के उल्ट वहां कोई क्रेटर नहीं था। पेड़ अभी भी खड़े थे। कुछ भी ऐसा नहीं था जो एंडरसन के काम जैसा लगे। इसके बजाय कई विशाल पेड़ जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके नीचे नॉक्स की लाशें थीं और हर तरफ खून फैला हुआ था। उसी पल उसे समझ आ गया, यह सब एरिक का किया हुआ था। नो वे! उसने अविश्वास से बुदबुदाया। उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने तय कर लिया कि अब उसे कुछ करना ही होगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि प्लांट हगर, एक ऐसा कीड़ा जिसे उसे अपने पैरों तले कुचल देना चाहिए था, ये कंपटीशन जीत जाए। उसी पल उसके दिमाग में एक प्लान बन गया। नथानियल ने एंडरसन की टीम के ट्रैक्स ढूंढने शुरू किए और कुछ ही मिनटों में उन्हें पा लिया। ट्रैक्स फॉलो करते हुए ज्यादा समय नहीं लगा और वह उन छात्रों तक पहुंच गया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। बस दूर से उन्हें ऑब्जर्व करता रहा, थाइड्स को एक एक करके बेहद एफिशिएंसी के साथ मारते हुए। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह थोड़ी देर और देखने लगा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक गुस्सा दिला दिया। वे थाइड ग्रुप से थाइड ग्रुप की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि मॉन्स्टर्स कहाँ हैं। ये बिना थके इतने सारे थाइड्स कैसे मार रहे हैं? नहीं, ये उन्हें इतनी आसानी से डूड कैसे रहे हैं? तभी उसने नोटिस किया कि एंडरसन की टीम एंडरसन के नहीं बल्कि एरिक के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, और उसे समझ आ गया। एरिक को पता था कि बीस्ट्स कहाँ मिलेंगे। नथानियल तुरंत पलटा। उसने तय किया कि वो उनके साथ एक प्रैंक करेगा। वह वापस नॉक्स की मौत वाली जगह गया, कुछ लाशें उठाई, उनके खून और आंतों को अपने पूरे शरीर पर मल लिया और 2 कॉर्पसेस उठाकर दौड़ पड़ा। अपनी पावर एक्टिवेट करके वह जंगल में पागलों की तरह दौड़ने लगा। स्पीड कई गुना बढ़ चुकी थी।
थोड़ी ही देर में उसने नोटिस किया कि ज्यादा से ज्यादा थाइड्स उसके पीछे आने लगे थे, खून की गंध से अट्रैक्टेड होकर। एक दो 10-20 थाइड्स सिर्फ 3 मिनट में उसके पीछे हो चुके थे। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक उसे वही कैट लाइक थाइड नहीं मिला, आग उगलने वाला। असल में यही वो वायंग्रीन था जिससे एरिक जानबूझकर बच रहा था। वो बीस्ट इतना खतरनाक था कि उससे लड़ने की हिम्मत सिर्फ कोई नथानियल जैसा पागल ही कर सकता था। और फिर भी नथानियल इतना ताकतवर था कि वह उसे अकेले मार सकता था, जो उसकी पावर के बारे में बहुत कुछ कहता है। खून की गंध पाकर वियांग्रीन भी फ्रेंजी में नथानियल के पीछे हो लिया। दूर दूर से बाकी थाइड्स भी वही करने लगे। अजीब बात यह थी कि वे आपस में नहीं लड़ रहे थे, जैसे उनकी नजर में सिर्फ इंसान मौजूद था, बाकी थाइड्स थे ही नहीं। नथानियल दौड़ता रहा। कुछ देर बाद उसे भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। 5 मिनट बाद उसने एक विशाल बीस्ट को अपनी तरफ दौड़ते देखा। अगर नथानियल ने थाइड्स की इकोलॉजी पढ़ी होती तो वो जान जाता कि ये क्रोम्बो था। ये काफी होंगे। नथानियल ने थाइड्स की एक छोटी सी आर्मी इकट्ठा कर ली थी। उनकी संख्या कम से कम 1,000 थी और ये नॉक्स या लोमलिन से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ये लड़ाई एरिक और बाकी लोगों के लिए आसान नहीं होने वाली थी। लेकिन इसी एक्सप्लॉइट ने नथानियल को एक और आइडिया दे दिया, खून की गंध से और थाइड्स को अट्रैक्ट करने का। इस तरह वो और उसकी टीम और ज्यादा मॉन्स्टर्स मार सकते थे और पॉइंट्स तेजी से बढ़ा सकते थे। नथानियल को ओवरवेलमिंग होने का जरा सा भी डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि या तो वह सबको पल भर में मार देगा या आराम से भाग निकलेगा। और जैसे ही क्रीचर्स की संख्या काफी हो गई, नथानियल ने डायरेक्शन बदली। वह एरिक और एंडरसन की लास्ट नोन लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा, अब भी थाइड्स को अपने पीछे खींचते हुए। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो इसी रास्ते गए हैं? ग्रेग ने पूछा। 100%, जैकरी ने जवाब दिया। ग्रेग ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर उसने गंभीर चेहरे के साथ बाकियों की तरफ देखा। जैकरी और ग्रेग के साथ 3 और लोग थे। इन सबको एक ही काम सौंपा गया था, एरिक रोमनो, उस अवेकनर को किडनैप करना। वे शहर से बाहर निकलने के लिए क्रिस्टल क्रॉस गैंग के एक सीक्रेट पैसेज का इस्तेमाल कर रहे थे। वही रास्ता जिसे गैंग तब उपयोग करती थी जब किसी चीज या किसी इंसान को चुपचाप शहर से बाहर निकालना होता था। इसके लिए उन्हें सीवर से होकर गुजरना पड़ा। अब वे पूरी तरह गंदगी में सने हुए थे। बदबू इतनी ज्यादा थी कि किसी का भी जी मचल जाए, यहां तक कि थाइड्स भी उनसे दूर रह रहे थे। ग्रुप जंगल में दाखिल हुआ, बिना किसी बीस्ट की दखल के अपने टारगेट की तलाश करते हुए। फिर भी उन्हें बेहद सावधान रहना था ताकि सोल्जर्स या टीचर्स की नजर में न आ जाएं। उनके बॉस ने इस मिशन से पहले उन्हें पूरी ब्रीफिंग दी थी। पूरा रेड पैलेस, टीचर्स और सोल्जर्स सहित, इसी फॉरेस्ट में मौजूद था। लेकिन फॉरेस्ट इतना विशाल था कि लोगों का आमना सामना कम ही होता था। रेड पैलेस में उनके कांटेक्ट ने उन्हें एक डिवाइस दी थी जो स्टूडेंट के फोन सिग्नल को ट्रैक कर सकती थी। यही डिवाइस टीचर्स इस्तेमाल करते थे। अगर किसी स्टूडेंट के साथ कुछ हो जाए, उस आदमी ने उन्हें एक एक्स्ट्रा डिवाइस दे दी थी। आखिरकार अगर काम सही से होता तो उसे पैसे मिलने थे, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो कोई भी रकम उस सजा की भरपाई नहीं कर सकती थी जो उसे मिलती। करीब आधे घंटे चलने के बाद आखिरकार उन्हें एरिक की ग्रुप द्वारा छोड़ा गया ट्रेल मिल गया। इसका मतलब था कि वे सही रास्ते पर थे। वे उसी जगह से भी गुजरे जहां एरिक और उसकी टीम ने नॉक्स ग्रुप को मारा था। वहां से उन्हें ढूंढना आसान हो गया और ज्यादा वक्त नहीं लगा। इस ग्रुप में कुल 5 लोग थे, 2 थीव्स और 3 असैसिन्स। जैकरी और ग्रेग थीव्स थे, जबकि बाकी 3 असैसिन्स। पहला असैसिन था डेथ। सब उसे इसी नाम से जानते थे क्योंकि लोगों को मारने की उसकी एबिलिटी बेहद खतरनाक थी। ये आम बात थी कि अगर वह किसी को टारगेट कर ले तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। उसके पास 2 डैगर्स थे, दोनों ही बेहद मैना कंडक्टिव मटेरियल से बने हुए। उसकी उम्र कोई नहीं जानता था क्योंकि वह हमेशा मास्क पहनता था। दूसरा था स्लाइस। उसे ये नाम इसलिए मिला था क्योंकि वह एक साइको किलर था, जिसे सिर्फ मजे के लिए सिर और हाथ पैर काटना पसंद था। उसका वेपन एक सोर्ड था जिसे वह गजब की स्किल के साथ चलाता था। जब वह सोर्ड घुमाने लगता तो बहुत कम लोग उसके सामने टिक पाते थे। आखिरी था लेजर। कोई समझ नहीं पाता था कि उसे ये नाम क्यों दिया गया। वह बाकियों से अलग नहीं दिखता था, लेकिन उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर बेहद नेस्टी थी। वह सिर्फ सोचकर ही दूसरों को दर्द पहुंचा सकता था। तीनों ने इस किडनैपिंग मिशन में हिस्सा लेने के लिए हामी भरी थी क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मिशन था।
डेथ को तो किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन बाकी दो थोड़े कन्फ्लिक्टेड थे क्योंकि टारगेट को मारना मना था। हालांकि एरिक के साथ और भी लोग थे, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि थोड़ा फन करने का मौका मिल जाएगा। कुछ देर बाद पांचों एरिक की ग्रुप के काफी करीब पहुंच गए। उस वक्त वे स्टूडेंट्स आसानी से थाइड्स के एक ग्रुप को मार रहे थे। ये देखकर किडनैपर्स के चेहरे पर हल्की सी अम्यूजमेंट आ गई। इतने भी बुरे नहीं हैं, स्लाइस ने कहा। हाँ, डेथ ने जोड़ा, उम्र के हिसाब से काफी अच्छे फाइटर्स हैं। जैसे जैसे वे और पास आए, उन्होंने एरिक को अपने दोस्तों को ऑर्डर्स देते हुए सुना। वही टारगेट है ना? लेजर ने ग्रेग से पूछा। हाँ, ग्रेग ने जवाब दिया। ये लड़का लोगों को कमांड करना जानता है, लेजर बोला। दिख रहा है, ग्रेग ने कहा। ठीक है, सुनो, जैकर ने कहा। हमें ये जल्दी करना होगा। जाओ, इन्हें बीट अप करो और अवेकनर को पकड़ लो। सब क्लियर है? ओह, कम ऑन, स्लाइस बोला। इतनी दूर आए हैं और तुम हमें थोड़ा फन भी नहीं करने दोगे? हाँ, लेजर ने जोड़ा। मुझे इनके चेहरे दर्द से तड़पते हुए देखना है। सीरियसली? जैकरी झुंझला गया। हम एक इंपॉर्टेंट मिशन पर हैं और तुम लोगों को बस फन सूझ रहा है। लेकिन मैं अपना चांस मिस नहीं करना चाहता। उनमें कुछ प्रिटी गर्ल्स भी हैं, स्लाइस ने कहा। उसकी सिक सोच साफ झलक रही थी। इस बार चांस मिस करना ही पड़ेगा, जैकरी ने सख्ती से कहा। हम ये मिशन फेल नहीं कर सकते। किसी बहुत पावरफुल इंसान ने इसके लिए पेमेंट की है और बॉस फेलियर बर्दाश्त नहीं करेगा। बॉस का नाम सुनते ही सब चुप हो गए। वह वाकई डरावना इंसान था। यहां तक कि डेथ भी हल्का सा घबरा गया। इस तरह के क्वेस्ट्स कम ही आते थे और ज्यादातर लोग इन्हें लेने से डरते थे, क्योंकि अगर सीसीजी लीडर द्वारा जारी क्वेस्ट में गलती हो गई तो अंजाम भयानक होता। आमतौर पर ये क्वेस्ट्स मुश्किल होते थे, लेकिन रिवॉर्ड भी जबरदस्त होता था। इस केस में तो रिवॉर्ड एस्ट्रोनॉमिकल था और क्वेस्ट सरप्राइजिंगली आसान। उनके जैसे ट्रेन्ड असैसिन्स और थीव्स के लिए शहर से निकलना, पेट्रोल से बचे रहना, ये सब सांस लेने जितना आसान था। लेकिन अगर वे फेल हुए तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी पड़ सकते थे। ठीक है, मूव करते हैं, स्लाइस ने कहा। मैं और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। पांचों स्टूडेंट्स की तरफ चुपचाप बढ़ने लगे, जो अभी भी ढेर सारे थाइड से लड़ रहे थे। वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनकी मौजूदगी का पता न चले। वार्निंग, hostile presences detected. Emergency quest, escape. Rewards for completion, 3,000 experience points, 500 DNA points, and 3 strength stat points for escaping the encounter. Failure penalty, unknown. Warning, killing the enemy is not possible. The power level is too high. Recommended approach, flee. ये क्या? एरिक चौंक गया। उसने पलटकर देखा। 5 परछाइयां उनकी तरफ चुपचाप बढ़ रही थीं। वह इन लोगों को नहीं जानता था। उनके कपड़े देखकर साफ था कि वे नन सोल्जर्स थे, न टीचर्स और नन ही स्टूडेंट्स। सिस्टम ने पहले ही वार्न कर दिया था कि उनकी इंटेंशंस बुरी हैं। ऊपर से उनका पीछे से स्नीक करना, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। एरिक के दिमाग में सवाल घूमने लगे। ये लोग कौन थे? लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया। बायोलॉजिकल सुपरकम्प्यूटर, सब कुछ कनेक्ट होने लगा। शायद यही लोग उसके घर में रॉबरी के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन क्या मिस्टर फॉक्स को भी इन्होंने ही मारा था? और इन्हें भेजा किसने? एम्बर की फैमिली या क्रिस्टल क्रॉस गैंग? अगर ये लोग ओल्ड मैन की हत्या कबूल कर लेते तो सब साफ हो जाता, पर उसे पूरा यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। पीछे, एरिक चिल्लाया। इन्होंने देख लिया, ग्रेग चीखा, और पूरी टीम दौड़ पड़ी। क्या? जूडिथ ने चौंकते हुए पीछे देखा। शुरू में वह अलार्म्ड नहीं थी, आखिर वे इंसान थे। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें दौड़ते देखा, उसका मन बदल गया। एरिक की ग्रुप और अटैकर्स के बीच अभी भी करीब 200 मीटर की दूरी थी, यानी उनके पास कुछ करने का वक्त था। वो पल बेहद टेंस था। एक तरफ वे थाइड से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ अगर नए अटैकर्स को इग्नोर किया तो हालात बिगड़ सकते थे। जूडिथ, हाउंड समन करो। एंडरसन, मेरी तरफ के थाइड संभालो, कर पाओगे? एरिक ने तेजी से कहा। हाँ, चिंता मत करो, एंडरसन ने जवाब दिया। जो मॉन्स्टर्स वे अभी लड़ रहे थे वो बहुत स्ट्रांग नहीं थे। एरिक ने जानबूझकर वीक मॉन्स्टर्स के बड़े ग्रुप्स चुने थे, क्योंकि उसे इंसानों से हमले की उम्मीद नहीं थी। अगर वे केयरलेस होते तो बुरी तरह घायल हो सकते थे। एरिक ने सबसे पहले अपने बैकपैक से पाइन कोन्स निकाले। उसने जितनी हो सके उतनी मैना चैनल की और कोन्स को अटैकर्स की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। What the fuck? उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। उसके और उसकी टीम के लिए यह काफी डरावना था। लेकिन एरिक अभी रुका नहीं था। अभी भी उम्मीद बाकी थी।
बस उसे तेजी से काम करना था। What the fuck है? ग्रेग चिल्लाया, एरिक द्वारा उनकी तरफ फेंके गए पेड़ों को देखकर। टाइम वेस्ट करना बंद करो और डॉज करो, जैकरी ने चिल्लाकर कहा जैसे ही एक पेड़ नीचे गिरा। उसी वक्त एंडरसन, जूडिथ, रॉबिन और एलिना टाइड से लगातार लड़ते रहे। एंडरसन ने अपनी क्लेमोर से एक थाइड को गिराया, एलिना ने अपनी सोर्ड से वैसा ही किया, जबकि जूडिथ के हाउंड्स ने बाकी थाइड्स को इतना पीछे रखा कि वह अपने नाइफ से उन्हें खत्म कर सके। रोबिन का अप्रोच थोड़ा अलग था। वह अपनी पावर और स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी थाइड्स को मार रहा था जो उसके 3 टीममेट्स पर हमला करने वाले थे। धीरे धीरे टीम के पॉइंट्स बढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान बार बार उन अटैकर्स की तरफ जा रहा था। ये लोग आखिर थे कौन और उन पर हमला क्या क्यों कर रहे थे? जैसे ही एक पेड़ क्रिस्टल क्रॉस गैंग के लोगों के ऊपर गिरा, एरिक ने एक और पाइन कोन उठाया और उनकी तरफ भेज दिया। उसके पास अभी 38 बचे हुए थे। डॉज! जैकरी फिर चिल्लाया। पांचों ने तेजी से पेड़ से बचाव किया, लेकिन जब एक साथ इतने पेड़ गिर रहे हों तो ये आसान नहीं था, खासकर तब जब उन्हें जमीन से सिर्फ कुछ ही मीटर ऊपर जगह मिल रही थी। वे पेड़ों के ट्रंक्स और ब्रांचेस के बीच बड़ी एजिलिटी से मूव कर रहे थे, लेकिन इस तरह का डॉज करने के लिए शानदार फिजिकल कोऑर्डिनेशन चाहिए थी। बिना ट्रेनिंग के ये लगभग नामुमकिन था। एरिक ने इस बार 2 पाइन कोन्स फेंके। अब उसके पास 36 बचे थे। उसे ध्यान रखना था कि मदद आने से पहले सारे खत्म न हो जाएं। जैसे ही वे दोनों कोन्स हवा में गए, एरिक ने अपने बैकपैक स्ट्रैप से जुड़े एक बटन को दबा दिया। ये एक डिवाइस था जो रेड पैलेस ने स्टूडेंट्स को सेफ्टी रीजंस के लिए दिया था। बटन दबते ही कोई टीचर उनकी मदद के लिए आने वाला था। फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में सबसे पास मौजूद टीचर को डिस्ट्रेस सिग्नल मिला। आ फकिंग वीकलिंग्स, उसने बड़बड़ाया, ये जाने बिना कि स्टूडेंट्स पर किसने या किस चीज ने हमला किया था। टीचर को पता था कि कॉल करने वाले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थे। डिवाइस से यह भी दिख रहा था कि वे पेजेंट रैंक के सेफ जोन्स में थे। उसे हैरानी हुई कि इतने वीक थाइड से भी इन्हें दिक्कत कैसे हो रही है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कॉलर कौन है, वह रुक गया। ये फर्स्ट रैंक टीम थी। उनके किल्स भी बहुत ज्यादा थे। उनका हेल्प मांगना अजीब था। बिना देर किए टीचर पूरी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ गया। एरिक जानता था कि उसे जल्दी करनी होगी। टीचर को कॉल करना काफी नहीं था, उसे अपने दोस्तों की भी मदद चाहिए थी। जितने ज्यादा लोग होंगे, सिचुएशन उतनी सेफ होगी। लेकिन जैसे ही उसने 5 इंट्रूडर्स को आखिरी ट्री ट्रंक से बचते देखा, गो! जैकरी चिल्लाया। एरिक ने सुना, मगर वह अभी रुका नहीं। उसने फिर से 2 पाइन कोन्स उठाए और उन अजनबियों की तरफ भेज दिए। बी केयरफुल! ग्रेग चिल्लाया। उसी पल एरिक ने अपने बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर के जरिए एम्बर को कॉल किया, जब पेड़ हवा में उड़ते हुए उसके एनिमीज की तरफ जा रहे थे। व्हाट? एम्बर ने जवाब दिया। उसे पता था कि अगर एरिक ने कॉल किया है तो जरूर कोई बड़ी ट्रबल है। हम पर अननोन लोग अटैक कर रहे हैं, तुम्हें दूसरों से कांटेक्ट करना होगा। और एरिक ने फिर 2 पाइन कोन्स उठाए और असैसिन्स की तरफ फेंक दिए। वे या तो कवर ले रहे थे या किसी तरह पेड़ों से बच रहे थे। That fucker is getting on my nerves, डेथ ने कहा। एरिक ने एक और 2 पाइन कोन्स फेंके। अब उसके पास 34 बचे थे। 300 से ज्यादा जायंट ट्रीज फ्रेट ट्रेन्स की तरह हवा में दौड़ते चले गए। सबसे बच पाना आसान नहीं था। कुछ ट्रीज पांचों इंट्रूडर्स के बेहद पास गिरे, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ आसपास के पेड़ों से टकराए और उन्हें भी गिरा दिया। कॉल द अदर्स एम्बर! एरिक चिल्लाया और कॉल कट कर दी। उसे फिर से पेड़ फेंकने थे। फक! एम्बर ने कहा। क्या हुआ? फ्लोइड ने पूछा। एरिक और एंडरसन ट्रबल में हैं, एम्बर बोली। उसने तुरंत बाकी लोगों को कॉल किया और सब एरिक की टीम की तरफ बढ़ने लगे। उधर एरिक लगातार ट्रीज भेजता रहा। पांचों अटैकर्स अपनी शुरुआती जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। ये कैसे जान गया कि हम अटैक कर रहे हैं? लेजर ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं, स्लाइस ने कहा। बूम 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 और भी पेड़ जमीन से टकराए। दूर मौजूद स्टूडेंट्स ने यह आवाज सुनी और डर गए। उन्हें लगा कि कोई बेहद पावरफुल बीस्ट ऐसा कर रहा है। एरिक के दोस्त भी ये आवाज सुन रहे थे। उन्हें पता था कि ये एरिक की लोकेशन से आ रही है और वे और ज्यादा वर्रिड हो गए। मैं उस मदरफकर को चीर डालूंगा, डेथ गुर्राया। मिशन अब उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। क्या उसके पास स्लाइसिंग पावर या कुछ ऐसा नहीं था? लेजर ने पूछा। वो अवेकनर है, ये भूल गए क्या तुम, इडियट? हे,
इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं। एरिक और ज्यादा पाइन कोन्स इस्तेमाल कर रहा था। उसने पलटकर अपने दोस्तों को देखा। वे लगभग सारे थाइड्स को मार चुके थे। जैसे ही वो फ्री होंगे, उनके पास भागने का चांस होगा। लेकिन एरिक को नहीं पता था कि वो काफी होगा या नहीं। एक ही तरीका था, इन लोगों की असली स्ट्रेंथ जानना। एरिक पहले से जानता था कि वे स्ट्रांग हैं, जिस तरह से वे उसके ट्रीज डॉज कर रहे थे और सिस्टम की वार्निंग से भी। फिर भी उसे जानना था कि वे कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। एनालिसिस। एरिक ने मन में सोचा। तुरंत कई स्क्रीन्स उन लोगों के सिर के ऊपर दिखाई दी, बिल्कुल साफ, जैसे वे उसकी आंखों के सामने हों। स्टैट्स देखते ही एरिक की भौहें सिकुड़ गई। वे उसकी टीम से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें अटैक करने से कैसे रोके। जिंदगी में पहली बार एरिक को खुशी हुई कि उसके पास प्लांट ग्रोइंग पावर थी। इसके बिना वह सिटिंग डक होता। अपनी दूसरी पावर्स इस्तेमाल करके भी वह उनसे बच नहीं पाता। सिचुएशन ये थी, उनमें से दो, बाकी तीन से थोड़े कम स्ट्रांग थे, आइडर स्केल पर I3 लेवल के आसपास। उनका पावर लेवल करीब 154 था, लगभग नथैनियल से दोगुना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे बस दोगुना स्ट्रांग थे, नहीं। वे उससे कहीं ज्यादा डेंजरस थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास एनर्जी की अच्छी खासी मात्रा थी, भले ही नथैनियल से कम, बल्कि इसलिए भी कि उनके बाकी स्टैट्स उससे दोगुने से भी ज्यादा थे। और अगर ये काफी डरावना नहीं था, तो बाकी तीन और भी बदतर थे। उनका पावर MI3 रेंज में था। सबसे डरावना था मास्क वाला आदमी। एरिक उसे नहीं जानता था, लेकिन वही डेथ था। उसका पावर लेवल 210 था, एक पूरा मॉन्स्टर। स्टैट्स देखते ही एरिक अलर्ट हो गया। गाइस, थाइड्स खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? एरिक ने पूछा। 5 मिनट, एंडरसन ने जवाब दिया। एरिक फिर से इंसानों की तरफ पाइन कोन्स फेंकता रहा, लेकिन स्टैश तेजी से कम हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके दोस्त और टीचर्स जल्द पहुंच जाएंगे, वरना उनके पास कुछ करने का कोई चांस नहीं बचेगा। कुछ सेकंड बाद टीम ने सारे थाइड्स मार दिए, लेकिन बदकिस्मती से एरिक के पाइन कोन्स भी खत्म हो चुके थे। उसे नहीं पता था कि अब वे पांचों से बच पाएंगे या नहीं। रन, एरिक चिल्लाया, लेकिन जैसे ही पाइनकोन्स का कवर हटा, ग्रेग और बाकी लोग तेजी से उनके पास पहुंच गए। अब पकड़े गए, मदरफकर, लेजर ने एरिक से कहा। एरिक का चेहरा सख्त हो गया। तभी जंगल से एक अजीब आवाज फैलने लगी। स्किटर 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 स्किटर, किसी चीज के दौड़ते आने की आवाज तेज होती जा रही थी। रार! पेड़ों के बीच से एक बीस्ट दहाड़ा। रार! फिर एक और चीख। पेड़ों के भीतर से मॉन्स्टर्स का एक विशाल झुंड निकल आया। उनमें कई बीस्ट्स थे, लेकिन एक क्रोम्बो और एक वाइन ग्रीन सबसे आगे और सबसे अलग नजर आ रहे थे। शिट, बुदबुदाया। प्रोटेक्ट द बॉय, जैकरी चिल्लाया। और ये सुनते ही स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई, खासकर एरिक की। जैसे ही बीस्ट्स आगे बढ़े, एरिक ने पेड़ों के बीच एक सिलुएट देखी। एक मेल फिगर पेड़ों के ऊपर झूलता हुआ। कुछ पल देखने के बाद एरिक ने पहचान लिया। वो नथैनियल था, वही मदरफकर था जिसने थाइट्स को उनकी टीम की तरफ ल्यूर किया था। और प्रॉब्लम ये थी कि ये मॉन्स्टर्स वीक बिल्कुल नहीं थे, कम से कम नॉक्स या लोमलिन्स जैसे तो बिल्कुल नहीं। क्वेस्ट अपडेट, इमरजेंसी क्वेस्ट, सर्वाइव। रिवॉर्ड्स फॉर कंप्लीशन 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 800 DNA पॉइंट्स और 5 स्ट्रेंथ स्टैट पॉइंट्स अगर एनकाउंटर से जिंदा बचे। फेलियर पेनल्टी, डेथ और अननोन। वार्निंग, इस क्वेस्ट के फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। Recommended approach, flee. You son of a bitch! एरिक गुस्से से उबल रहा था। नथैनियल ने हजारों थाइड्स को जानबूझकर उसकी टीम की तरफ लूर कर दिया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ये नॉक्स या लोमलिन्स नहीं थे, बल्कि अलग अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर थाइड स्पीसीज थे। लेकिन जो चीज उसे सच में दहशत में डाल रही थी, वो थी मॉन्स्टर्स के बीच क्रोम्बो और वायंग्रीन की मौजूदगी। वायंग्राइन के खिलाफ उनके पास कुछ चांस था, लेकिन क्रोम्बो, वो बिल्कुल अलग लेवल की डिजास्टर थी। अगर क्रोम्बो अकेला भी होता, तो भी उनकी जैसी पूरी ग्रुप को साफ कर सकता था। और वो अकेला नहीं था। वो मॉन्स्टर बाकी थाइड्स के बीच ऐसे खड़ा था, जैसे जानवरों का राजा। इस नज़ारे को देखते हुए एरिक के अंदर रेज उमड़ने लगी। लेकिन उसने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, ताकि टीममेट्स के सामने कोई बेवकूफी न कर बैठे। अपने गुस्से को दबाने के लिए उसने सबसे सही तरीका चुना, आसपास की हर चीज इग्नोर करना और सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करना। दे आर हियर, स्लाइस ने कहा, और उसी पल मॉन्स्टर्स टूट पड़े।
वोश! एक ही स्वॉर्ड स्विंग में स्लाइस ने एक थाइड को दो हिस्सों में काट दिया। उसकी ब्लेड कुछ सेकंड्स तक नीली चमकी, फिर वापस नॉर्मल रंग में आ गई। उसने स्वॉर्ड फिर उठाई और नीचे मारी। दूसरा थाइड भी वहीं ढेर हो गया। लेजर वीक थाइड्स को टारगेट कर रहा था। वो स्लाइस से भी तेजी से बीस्ट्स को मार रहा था, लेकिन लगातार अटैक्स डॉज भी कर रहा था, कभी कूदकर, कभी फिसलकर। वो अपनी एबिलिटी से पेन इन्फ्लिक्ट कर रहा था ताकि बाकी थाइड्स पास ना सके, और वो इसमें बेहद इफेक्टिव था। ग्रेग और जैकरी उतने एफिशिएंट नहीं थे, लेकिन वो एरिक थाइड्स को पहुंचने से रोक रहे थे। डोंट लेट देम पास। जैकरी ने चेतावनी दी। ग्रेग ने सिर हिलाया। दोनों लेफ्ट राइट थाइड्स मार रहे थे। बीस्ट्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं कि उनके लिए बड़ा खतरा बने, सिवाय क्रम्बो के। क्रम्बो बाकी थाइड्स के बीच टावरिंग प्रेजेंस के साथ खड़ा था, जिसकी सिर्फ एक ही इंस्टिंक्ट थी, सामने खड़े इंसानों को निगल जाना। डेथ, जो उन पांचों में सबसे ताकतवर था, वही अकेला क्रम्बो से भिड़ सकता था, लेकिन उसे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। क्रीचर की डिफेंसेस बहुत हाई थीं। इस बीच एरिक सब ऑब्जर्व कर रहा था। फाइट शुरू हुए सिर्फ 10 सेकंड्स हुए थे, लेकिन उसका दिमाग फुल ओवरड्राइव में था। उसे नथानियल का प्लान साफ समझ आ गया। इन मॉन्स्टर्स को लूर करके उसकी टीम को फाइट में फंसा देना, ताकि वो पॉइंट्स न कमा सके। ये मूव बेहद डेंजरस था, लेकिन एरिक ने कुछ अजीब नोटिस किया। मॉन्स्टर्स आपस में एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे थे। उनका पूरा फोकस सिर्फ ह्यूमंस पर था, जबकि जमीन पर काउंटलेस डेड बॉडीज पड़ी थी, जिन्हें नॉर्मली थाइड्स खाना शुरू कर देते। इस सिचुएशन में एक ट्विस्टेड पॉजिटिव भी था। भले ही वो डबल अनलकी था, एक तरफ अननोन अटैकर्स और दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स, लेकिन इन दोनों में से 5 आदमी फिलहाल थाइड से उनकी रक्षा कर रहे थे, कम से कम जब तक एरिक वहां था। अगर वो भागता तो पांचों उसका पीछा करते, क्योंकि उनका गोल साफ था, एरिक को जिंदा पकड़ना। लेकिन तब उसके कॉमरेड्स मर जाते। अगर वो टीममेट्स को भागने को कहता, तो मॉन्स्टर्स की शीयर संख्या और लेवल की वजह से वो खुद सरवाइव नहीं कर पाता, और उसे मरने का कोई इरादा नहीं था। एक तरह से नथेल का किया हुआ उसके लिए पॉजिटिव भी था। उसे बस टीचर्स और अपने फ्रेंड्स के आने तक टिके रहना था। उस बैस्टर्ड ने इनडायरेक्टली उसकी मदद ही कर दी थी, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता था कि उसने सबको डेंजर में डाला था। अगर वो 5 आदमी बीच में न आते, तो उनकी मौत भी हो सकती थी। इस बार नथानियल को कीमत चुकानी ही पड़ेगी। एरिक ने मोटी झाड़ियों के पास एक स्पॉट चुना, जहां ट्री ब्रांचेस ऊपर मिलकर एक तरह की छत बना रही थी। ये जगह इतनी कवर दे सकती थी कि सर्चिंग थाइट्स को परेशानी हो। फॉलो मी। बुशेस के पीछे कवर लेते हैं, एरिक चिल्लाया। उसकी टीम तुरंत उसके पीछे आ गई। ओके, यूजुअल बैटल टैक्टिक यूज करेंगे, सबके इकट्ठा होते ही उसने कहा। जूडिथ, मुझे चाहिए कि तुम्हारे हाउंड्स हमेशा एक्टिव रहें। क्लियर? यस, सबने एक साथ जवाब दिया। उसी पल 3 थाइड्स 5 आदमियों की लाइन पार कर स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ आए। 2 रिलेटिवली इजी थे, लेकिन तीसरा नहीं। एरिक ने उसे तुरंत पहचान लिया। जिनेर, उसका क्रोकोडिलियन बॉडी, फेलाइन हेड और छोटे लेकिन नुकीले दांत स्टूडेंट्स की रीढ़ में सिहरन दौड़ा रहे थे। लेकिन उसकी स्पीड देखकर साफ था कि जॉइंट एफर्ट से उसे मारा जा सकता है। बस उसके सिर के दोनों तरफ निकले लंबे हॉर्न से सावधान रहना था। यह फाइट कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, बस फास्ट होना जरूरी था। एंडरसन, बिगर बीस्ट को स्टॉल करो। कर पाओगे? यस। क्लेमोर निकालते ही एंडरसन दौड़ा और जिनेर पर हमला शुरू कर दिया। थिक फर के बावजूद उसने कई छोटी छोटी वूंड्स दी। बीस्ट ने पलटकर हमला किया, फोर्सिंग एंडरसन को लगातार डॉज करना पड़ा। एक अटैक मिस होते ही एंडरसन ने काउंटर किया और कई ब्लोज लैंड किए, जिससे बीस्ट का ध्यान पूरी तरह उस पर चला गया। इसी बीच बाकी टीम ने 2 थाइड्स को गिरा दिया। रोबिन ने स्पीयर फेंकी, बीस्ट ने डॉज किया, लेकिन जूडिथ का हाउंड झपट पड़ा। उसी वक्त जूडिथ ने डैगर से वार किया। दूसरी तरफ एलेना और एरिक ने मिलकर दूसरे थाइड का सिर अलग कर दिया, फिर तीसरे पर जाकर उसका हार्ट पियर्स कर दिया। Multiple hostile creatures killed. Mana absorbing process starting. 0 1 5 30 70 100% mana successfully absorbed, starting converting procedure. 3 2 1 0 mana successfully converted into experience. 88 experience points awarded to the host. उसी वक्त एंडरसन चिल्लाया, Guys, I need help here. चारों तुरंत जेनेर पर टूट पड़े। एलिना और एरिक मेली में गए, स्वॉर्ड से लगातार काटते हुए। जूडिथ के हाउंड्स ने बीस्ट को दबोचा। उसने लेग पर स्ट्राइक की, लिगामेंट काटने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई।
रोबिन डिस्टेंस से स्पीयर अटैक्स करता रहा। जिनेर ने काटने, सींगों से गोदने और किक्स मारने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स की कोऑर्डिनेशन ने उन्हें बचा लिया। कुछ ग्रेजेस लगे, लेकिन कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। बीस्ट पर वूंड्स बढ़ती गई और उसका खून जमीन पर बहने लगा। इसी दौरान दो और थाइड्स पांचों अटैकर्स की लाइन पार कर स्टूडेंट्स की तरफ बढ़े। I'll take care of them, बोला। वो तुरंत जिनेर से अलग हुआ और उन दोनों की तरफ बढ़ा। ये इंसेक्ट लाइक थाइड्स थे, सेरेन। एरिक ने माना को अपने ब्रेन क्रिस्टल के जरिए चैनल किया और स्वॉर्ड में डाइवर्ट किया। दो क्विक स्लैशेस, दोनों वहीं डेर। उधर जिनेर अब इतना खून खो चुका था कि 1 मिनट भी सर्वाइव करना मुश्किल लग रहा था। फिर भी वो आखिरी दम तक लड़ता रहा और अंत में जमीन पर गिर पड़ा। Multiple hostile creatures killed. Mana absorbing process starting. शून्य, 1, 5, 30, 70, 100% mana successfully absorbed, starting converting procedure. 3, 2, 1, शून्य mana successfully converted into experience. 952 experience points awarded to the host. एरिक ने तुरंत नोटिस किया कि एक ही जिनेर को मारने से उसे कितनी मैसिव अमाउंट में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे। उसे नहीं पता था कि मिलिट्री स्कूल में या एनलिस्ट होने के बाद वो क्या करेगा, लेकिन एक बात उसे पूरी तरह क्लियर थी। अगर वो टीम के साथ हायर लेवल थाइड्स हंट करता रहा, तो उसका लेवल अप करना अकेले हंट करने के मुकाबले कहीं ज्यादा फास्ट होगा। हाँ, वो अकेले भी लो लेवल थाइड्स को पेड़ फेंक कर मार सकता था, लेकिन उससे मिलने वाला एक्सपीरियंस बहुत कम होता। क्वांटिटी ज्यादा थी, क्वालिटी नहीं। इन्हीं थॉट्स के बीच उसकी नजर अचानक बाईं तरफ गई। पांचों आदमियों से एक और ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स निकलकर आगे बढ़ गया था। इस बार ये 5 मार्कऑफ्स का छोटा सा पैक था। ये वुल्फ लाइक थाइड्स की एक और वैरायटी थे। लेलरहेड्स की तरह दिखते थे, लेकिन इनके सिर के बीच में एक सिंगल ऑरेंज हॉर्न था और उनका फर सिल्वरी व्हाइट था। दिखने में तो ये नॉर्मल मॉन्स्टर्स जैसे लगते थे, लेकिन इनके पास एक बेहद नैस्टी एबिलिटी थी। ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे पैरालाइजिंग बोल्ट्स फेंक सकते थे। डैमेज बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन प्रे को कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देता था। यही इनका मेन हंटिंग टैक्टिक था। एरिक ने जल्दी से एनालिसिस किया। इंडिविजुअली ये मॉन्स्टर्स उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन इनके अटैक्स डॉज करना आसान बिल्कुल नहीं था। एरिक को साफ पता था, अगर वो अकेला होता तो इन मॉन्स्टर्स के सामने सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। लेकिन अब उसके पास पूरी पार्टी थी और वो जानता था कि सिचुएशन अलग होगी। एंडरसन, एलेना, मेरे साथ आओ, एरिक चिल्लाया। फ्रंट में जो 3 बीस्ट्स हैं उन्हें हम किल करेंगे। जूडिथ, रॉबिन, बाकी 2 को रोक कर रखो। केयरफुल रहना, ये पैरालाइजिंग बोल्ट्स भेज सकते हैं। चारों ने एक साथ सिर हिलाया और पोजीशंस ले ली। एंडरसन बीच में ट्राइडेंट फॉर्मेशन में खड़ा हुआ, एरिक उसकी लेफ्ट साइड और एलेना राइट साइड। रॉबिन ने डिस्टेंस से मार्कऑफ्स पर अटैक करने के लिए अपनी आर्म्स इलोंगेट करनी शुरू की, जबकि जूडिथ ने अपने हाउंड से बाकी 2 मैकऑफ्स को रोक रखा। एरिक के सामने वाला मैकऑफ एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और उसकी तरफ पैरालाइजिंग बोल्ट फेंक दिया। लेकिन एरिक ने मैना से अपनी स्वॉर्ड चार्ज की और अटैक पैरी कर दिया। इथेरियल मैना कोटिंग ने बोल्ट को अब्सॉर्ब करके डिसिपेट कर दिया, जिससे क्रीचर की टैक्टिक फेल हो गई। लेकिन बीस्ट रुका नहीं। वो झपट्टा मारते हुए एरिक की तरफ दौड़ा, मुंह पूरा खोलकर उसकी जगुलर पर बाइट करने की कोशिश की। लेकिन एरिक की डेक्सटेरिटी काफी हाई थी। उसने बीस्ट की मूवमेंट ट्रैक की, वेस्ट और चेस्ट घुमाकर जॉ से बचा, और जैसे ही उसे स्पेस मिली उसने फ्लाइसर को वर्टिकल स्विंग में चलाया। एक क्लीन स्ट्राइक, बीस्ट का सिर कट जमीन पर गिर गया। एरिक ने तुरंत राइट साइड देखा। एंडरसन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने क्लेमोर सीधे बीस्ट के हार्ट में घोंप दी थी। फाइट खत्म। प्रॉब्लम यह थी कि एक और मार्कऑफ एंडरसन की तरफ बढ़ रहा था। रॉबिन को उसे रोकना था, लेकिन एक स्ट्रे पैरालाइजिंग बोल्ट उसे लग गया था, जिससे वो बीस्ट को रोक नहीं पाया। लेकिन अब एंडरसन फ्री था। उसने इमीडिएटली सिचुएशन संभाल ली। उसी दौरान जूडिथ भी अपने दोनों हाउंड्स की मदद से एक मार्कऑफ को खत्म कर चुकी थी। एलेना की हालत अच्छी नहीं थी। उसके स्टैट्स बीस्ट से कम थे और उसकी नजर से मॉन्स्टर बहुत फास्ट था। वो बेयरली अटैक्स डॉज कर पा रही थी, मर नहीं रही थी, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। एरिक तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, जबकि जूडिथ रॉबिन के पास गई, जो अब जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। एरिक ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। अवेकनर ने ब्लेड सीधे बीस्ट के क्रेनियम में घोंप दी। उसका ब्रेन पियर्स होते ही मॉन्स्टर वहीं गिर पड़ा। एलेना ने तुरंत पलटकर एरिक को धन्यवाद दिया। एरिक ने सिर हिलाया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। मैं ठीक हूं,
मुझे चोट नहीं लगी, उसने कहा, लेकिन वो तेज तेज सांस ले रही थी। थोड़ा रेस्ट करो, बोला। इनकमिंग मॉन्स्टर्स हम संभाल लेंगे। एलेना ने चुपचाप सिर हिलाया। उसी समय जूडिथ रोबिन को संभाल रही थी। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और एक ट्री का सहारा लिए था। तुम ठीक हो? जूडिथ ने पूछा। हाँ, लेकिन कम से कम कुछ मिनट्स तक मैं इनकैपेसिटेटेड रहूंगा। क्या हुआ था? जूडिथ ने पूछा। उसने अर्लियर अटैक नहीं देखा था। रोबिन ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। फिर उसने पूछा कि क्या उन्हें लगता है वो सर्वाइव कर पाएंगे। जूडिथ ने उसे रीअश्योर करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद श्योर नहीं थी। इसी बीच एंडरसन ने आखिरी मकॉफ को भी मार दिया। नोटिफिकेशन तुरंत सामने आया। Multiple hostile Mekov killed, mana absorbing process starting. Shuni 1 5 30 70 100% mana successfully absorbed, starting converting procedure. 3 2 1 Shuni mana successfully converted into experience. 1305 experience points awarded to the host. एरिक के पास अब भी 20 unassigned stat points थे। उसने डिसाइड किया कि अगर कभी उसकी जान सच में डेंजर में पड़ी तो वो सब स्ट्रेंथ में डाल देगा। कम से कम एस्केप करने लायक पावर मिल जाएगी। ऐसा करने पर उसके स्टैट्स जिनेर के काफी क्लोज पहुंच जाते। लेकिन ये प्लान बी था। असल प्लान ये था कि फ्यूचर स्टैट पॉइंट्स एनर्जी में डाले जाएं ताकि ब्रेन क्रिस्टल स्ट्रांग हो। न्यूरल लिंक्स ब्रेन क्रिस्टल को इंप्रूव नहीं करते थे। न्यूरल लिंक्स से वो बाकी स्टैट्स स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी, इंटेलिजेंस को इंप्रूव करेगा, क्योंकि फिलहाल वो इन सब में सिवियरली लैकिंग था। फक, ग्रेग चिल्लाया। बहुत ज्यादा है। मैं सबको रोक नहीं पा रहा। अपना मुंह बंद रख और यूजफुल बन, जैकरी ने पलटकर चिल्लाया। दोनों लगातार हथियार घुमा रहे थे। थाइड के बाद थाइड गिर रहा था, लेकिन नंबर्स बहुत ज्यादा थे। कुछ मॉन्स्टर्स फिर भी निकलकर एरिक की टीम की तरफ आ रहे थे। अगर किड को कुछ हुआ तो हम सब फक्ट हैं, जैकरी बोला। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, ग्रेग ने जवाब दिया। बाकी तीनों ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, थोड़ा अम्यूज्ड लेकिन ज्यादा वरीड। वो जानते थे कि वो सबको रोक नहीं पा रहे। उसी पल एक और बीस्ट ग्रेग के पास से निकलकर एरिक की टीम की तरफ दौड़ा। लकीली वो बहुत पावरफुल नहीं लग रहा था। ग्रेग को यकीन था कि एरिक उसे संभाल लेगा। प्रॉब्लम यह थी कि एरिक की टीम में इस वक्त 2 लोग कॉम्बैट से बाहर थे और अटैकर्स को यह बात पता नहीं थी। जैसे ही एरिक ने बीस्ट को आते देखा, इनकमिंग, उसने चिल्लाकर वार्न किया। एरिक, एंडरसन और जूडिथ तुरंत फाइटिंग स्टैंस में आ गए। एलेना ने रॉबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए पोजीशन ली, भले ही उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी। जूडिथ ने लैक को कंपनसेट करने के लिए ज्यादा मैना चैनल किया। उसके दोनों हाउंड्स का साइज, स्ट्रेंथ और स्पीड विजिबली बढ़ गया। दोनों हाउंड्स क्रीचर की तरफ लपके और एरिक व एंडरसन भी साथ बढ़े। एरिक ने फिर से एनालिसिस किया। 20 जिनेर से वीकर था। 2 हाउंड्स के साथ मिलकर उसे मारा जा सकता था। लेकिन एरिक की चिंता जूडिथ की माना को लेकर थी। उसके पास खुद उससे कम माना था, लेकिन फ्लाइसा की वजह से उसे ज्यादा माना यूज नहीं करना पड़ता था। जूडिथ अपने हाउंड्स को मेंटेन करने में बहुत माना खर्च कर रही थी और ये फाइट शुरू हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी। मॉन्स्टर्स आए हुए मुश्किल से 4 मिनट्स हुए थे, लेकिन जूडिथ ऑलरेडी हैवी माना ड्रेन फेस कर रही थी। अगर उसका माना खत्म हो गया तो वो खुद एग्जॉस्टेड हो जाएगी एंड हाउंड्स भी लूज हो जाएंगे। बीस्ट के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। एरिक ने पूरी कोशिश की कि उसके कॉमरेड्स एनर्जी वेस्ट ना करें, लेकिन इस कैस में ऐसा करना आसान बिल्कुल नहीं था।